पति को किसने मारा इन्हें? अभी तक ये पता नहीं चला है। हमें इनकी लाश घोड़बंदर के आगे खंडर के पास मिली। विजय की कोई मीटिंग थी थाने में। क्लाइंट प्रेजेंटेशन थी इनकी। कल शाम 6 के आसपास बात हुई थी फोन पे। कौन से क्लाइंट के साथ मीटिंग थी? कुछ बताया था विजय ने? मीटिंग के बाद कहाँ जाने वाला था? मीटिंग के बाद सीधे होटल रूम आ गए थे। उसके बाद ही बात हुई थी मेरी। सर, मिस्टर विजय देशपांडे ने 10 जून की सुबह चेक इन किया था। अहमदाबाद से उनके ऑफिस एसके मार्केटिंग ने ऑनलाइन बुकिंग करवाया था और सर अगले ही दिन 11 जून की शाम को उन्होंने अपना की कार्ड रिसेप्शन पर दिया था। चेकआउट किया था? नहीं सर, चेकआउट नहीं किया था। किसी के साथ थे वो? सर मुझे लगता है अकेले थे, क्योंकि सर अकेले ही गए थे बाहर। मुझे कल शाम की सीसीटीवी फुटेज चाहिए। जी श्योर सर, मैं सारा फुटेज एक पेन ड्राइव में डाल के आपको दे देता हूँ। और विजय देशपांडे का रूम भी देखना है। क्लाइंट मीटिंग कितने बजे खत्म हुई? 3 बजे? यस इंस्पेक्टर, थाने में विजय की एक मीटिंग थी। मीटिंग के बाद मेरी उससे बात भी हुई थी। विजय थाने में एक डील साइन करने गया था। ये प्रोजेक्ट वो सिंगल हैंडेड ही मैनेज कर रहा था। 12 जून की सुबह को कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद वो अहमदाबाद लौटने वाला था। 11 की शाम को विजय ने किसी पर्सनल मीटिंग की बात की थी? अब सब पर्सनल मीटिंग होती तो हमें बताने की क्या जरूरत थी। विजय हमारी कंपनी का सीनियर सेल्स मैनेजर था। मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा। पूरा ऑफिस शॉक में है। सिर्फ एक गोली मारी गई है, पॉइंट ब्लैंक रेंज से। ये देखिए, ब्रेन में गड़ गई थी। वाइफ का कहना है कि पीता नहीं था। शायद सही कह रही है। ब्लड स्ट्रीम में कोई अल्कोहल ट्रेसेस नहीं मिले। फायरिंग होते ही गवाहों ने मैं फोन किया था। जब लाश मेरे टेबल पे आई थी तो 2.5 से 3 घंटे पहले मौत हो चुकी थी। उन लोगों ने हमें शाम को 7:30 बजे फोन किया था। तो इस बंदे का होटल उस खंडर से 30-40 मिनट की दूरी पर है। कल शाम को विजय से मिलने रूम पे कोई आया था या आई थी? जी नहीं सर, आप एंट्रेंस और कॉरिडोर के साइड सीसीटीवी फुटेजेस देख लीजिए। उनका कोई पर्सनल गेस्ट अगर रूम में आए हो तो सर हमें नहीं पता, पर सर रिसेप्शन के थ्रू कोई नहीं आया था। कंचन जी, विजय के फोन का पासवर्ड मालूम है आपको? जी नहीं सर। हमारी एक टीम पासवर्ड क्रैक करने पर लगी हुई है। कॉल रिकॉर्ड्स भी मंगवाए। कंचन जी, आपने कहा कि विजय ने आपको कल शाम को 6 बजे के आसपास फ़ोन किया था। जी सर। हाँ, नेगोशिएशंस तो सारी हो चुकी है। बस एक फॉर्मेलिटी वाली डील साइन करनी है, उसके बाद सीधे घर। तो ये डील साइन हुई है, मतलब अब तुम्हारा मुंबई अप डाउन शुरू हो जाएगा? हाँ कंचन, मुंबई आना जाना तो रहेगा ही, पर कितना ये कंपनी पर डिपेंड करता है। क्या है, मैंने एक अच्छी टीम मांगी है, पर कैप्टन तो मैं ही हूँ ना। ये प्रोजेक्ट A to Z मैंने इनिशिएट किया है, तो लीड भी मुझे ही करना पड़ेगा। मुझे पता लगाना था कि कहीं उन्हें 12 जून के बाद भी ना रुकना पड़े। कंचन जी, जिन लोगों ने हमें फ़ोन करके इन्फॉर्म किया, उन्होंने हमें बताया कि गोली की आवाज़ सुनने के बाद जब वो लोग वहाँ पहुँचे तो वहाँ से कोई बाइक पर भाग निकला। तो जाहिर सी बात है, आपके पति विजय उस बाइक वाले के साथ उस खंडर पर आए होंगे। आपको कुछ आइडिया है ये बाइक वाला कौन हो सकता है? नहीं सर, मुझे नहीं पता। यहाँ थाने घोड़बंदर में आपके पति विजय पहले भी आते जाते रहते थे काम के सिलसिले में? कई बार। यहाँ कोई दोस्त है थाने मुंबई साइड? सबका तो पता नहीं, पर एक दिलीप है, वो हमारे घर भी आया हुआ है अहमदाबाद में। पूरा नाम, नंबर है? दिलीप बोरकर है पूरा नाम। नंबर देती हूँ। हेलो, दिलीप बोरकर। हाँ जी बोल रहा हूँ। आप कौन? मैं असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर श्वेता चौहान बोल रही हूँ, पंचम नाके पुलिस स्टेशन थाने से। क्या हुआ मैडम? विजय देशपांडे दोस्त है तुम्हारा, एसके मार्केटिंग अहमदाबाद वाला? जी हाँ मैडम, बहुत अच्छा दोस्त है। उसका मर्डर हुआ है। क्या? ऐसे कैसे मर्डर? कल ही तो मेरी बात हुई थी विजय से। कल यानी 11 तारीख को? जी हाँ मैडम, 11 जून को शाम को लगभग 5 बजे तो मेरी विजय से बात हुई थी, और आज 12 तारीख की दोपहर को अहमदाबाद वो अपने घर लौटने वाला था। हे भगवान, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? और मैडम, कंचन ने भी मुझे इस बारे में कुछ नहीं बोला। दिलीप, तुम कितनी जल्द से जल्द यहाँ थाने पहुँच सकते हो? मेरा ऑफिस BKC में है। समय तो बहुत बुरा ट्रैफिक होगा, आने में तकरीबन 1-1.5 घंटा तो लग ही जाएगा। ठीक है, जल्दी आओ। मुझे पता था विजय की मर्डर की तहकीकात को मेरे दरवाजे पर आना ही आना है।
इसलिए मैंने हर कदम बड़ी बारीकी से प्लान किया था, A to Z। विजय ने 4:05 पे वागले स्टेट से यहाँ होटल पहुंचने के लिए प्रीपेड टैक्सी ली। टैक्सी वाले ने बताया कि वो अकेला था। सीसीटीवी में भी कोई विजिटर नहीं दिख रहा। और विजय यहाँ से निकलता कितने बजे? 6:40 पे अकेला। होटल की लॉबी में भी वो अकेला ही है। वेटिंग एरिया में भी उससे कोई नहीं मिला। बाहर की सीसीटीवी में भी उससे कोई नहीं मिला। वहां पे भी वो अकेला ही है। पर विजय रास्ते में कहीं ना कहीं किसी ना किसी से मिला जरूर होगा। उसकी बाइक पर डबल सीट बैठकर उस खंडर तक गया और उसने विजय को पॉइंट ब्लैंक रेंज से शूट कर दिया। फॉरेंसिक लैब से विजय के फोन का पासवर्ड क्रैक होकर आता ही होगा आधे घंटे में। मैं उसका कॉल रिकॉर्ड फॉलो कर रही हूँ। इस वक्त हम सिर्फ 2 कॉल्स के बारे में जानते हैं। लगभग 5 बजे दोस्त दिलीप का फोन और 6 बजे बीवी कंचन का। और भी कॉल्स हुए होंगे। विजय ने पक्का कोई ना कोई मीटिंग प्लान की थी और ये मीटिंग पूरी तरह से गलत गई। नमस्कार काकी। काका ये सब कंचन, ये सब क्या हो गया? कल 11 तारीख को शाम को लगभग 5 बजे तो मैंने उसे फोन किया था। बोला कि हम मिल नहीं पाए, दोनों बहुत बिजी थे, अगली बार पक्का मिलेंगे। क्या पता था विजय की आखिरी ट्रिप है। मैं सारे जवाबों के साथ रेडी था। वो सारे जवाब जो उन्हें मुझ पर शक करने का कोई चांस ही नहीं देते। ये दिन मर्डर के लिए काफी पहले तय किया गया था। मैंने विजय को शाम 4:55 को फोन किया। हाँ दिलीप, कहाँ है? घर पर। मिलना है क्या? हाँ हाँ आता हूँ ना। एक्चुअली मैं तुझे फ़ोन करने ही वाला था। कुछ फिक्स हुआ क्या? हाँ यार, उसी बारे में बात करनी थी। एक्चुअली हमें चलकर एक ऑफिसर से मिलना पड़ेगा। ग्रेट, तो आज ही मिलके डन करते हैं ना। मैं भी फ्री हो गया हूँ। अच्छा, तो वेलकम होटल से बाहर निकलेगा ना तो राइट ले लेना। जैसे ही राइट लेगा टी पॉइंट आएगा तो वहीं वेट करना, मैं वहीं आता हूँ। और तुझे फ़ोन नहीं कर पाऊंगा यार, फ़ोन की लगी पड़ी है, बैटरी बिल्कुल डाउन है। ठीक 6:50 पे मिलते हैं, वहीं से ऑफिसर को मिलने चलेंगे। हाँ हाँ ठीक है, ठीक। आई, मैं आधे घंटे में आता हूँ। सर, विजय देश पांडे के कॉल रिकॉर्ड्स आ गए। शाम 6 बजे लास्ट कॉल हुआ था वाइफ कंचन को। उसके पहले 4:55 पर एक कॉल हुआ था 444879654 पे। दिलीप, ये तुम्हारा नंबर है? जी मैम, मेरा ही नंबर है। दिन में कोई कॉल हुई हो? शाम को कोई मीटिंग फिक्स हुई? दिन में जितने भी कॉल्स हुए वो विजय के अहमदाबाद वाले ऑफिस के कुलीग्स को हुए, सारे लैंडलाइन नंबर्स। दिलीप, तुम्हारी वजह से कब से दोस्ती है? गहरी दोस्ती थी? सर, हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे, लंबे टाइम से दोस्ती थी। सर, मैं तो अहमदाबाद में उसके घर पर भी रह चुका हूँ, उसकी पूरी फैमिली को बहुत अच्छे से जानता हूँ। सर, दरअसल विजय अपनी वाइफ कंचन के लिए कोई सरकारी नौकरी तलाश रहा था। मैं भी उनकी जॉब के लिए ट्राई कर रहा था। विजय की किसी से कोई दुश्मनी? नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं है। कम से कम जितना मैं जानता हूँ। सर, मैं ऐसे किसी को नहीं जानता हूँ जो विजय को इस तरह मार डालेगा। साहब, वैसे तो मेरे बंदे सुपारी मार्केट को टटोल रहे हैं, लेकिन उसके लिए भी कोई एंगल होना जरूरी है। एंगल मिलेगा गुरु, हम ढूंढ रहे हैं। साहब, एक बड़ी अजीब बात है, मारा सही इस विजय को, लेकिन इसकी पहचान मिटाने की कोशिश नहीं की गई। ना ही इसका चेहरा बिगाड़ा गया, ना ही इसका मोबाइल ले गया, ना ही इसका वॉलेट ले गया हत्यारा। हाँ, ये बात सबसे पहले हमारे जहन में भी आई थी। चोरी और लूट का एंगल तो लगभग बनता ही नहीं है, पर एक बात पक्की लग रही है, विजय को उस खंडर तक लेकर आया गया सिर्फ उसका मर्डर करने के लिए। अब पुलिस वाले मेरे फ़ोन रिकॉर्ड्स मंगवाएंगे, लोकेशन रिकॉर्ड्स निकलवाएंगे, लेकिन मेरे फ़ोन के ज़रिए इन्हें मैं विजय के मर्डर प्लेस के आसपास भी नहीं दिखूंगा। कैसे दिखूंगा? काम के वक्त मैं अपना मोबाइल तो अपने घर पर छोड़कर आया था।
यार दिलीप, तेरा ये गवर्नमेंट ऑफिसर दोस्त यहाँ मिलने के लिए बोला है क्या? हाँ? नहीं मतलब इस वीराने में? हाँ, वो थोड़ा अजीब बंदा है। कह रहा था हमारे साथ किसी पब्लिक प्लेस में दिखना नहीं चाहता। पब्लिक प्लेस में नहीं मिलना चाहता तो मेरे होटल के रूम पर आ जाता, हाँ? या कहीं बार बार में मिल लेते यार। मैं कह रहा हूँ ये प्लेस साली ना कुछ क्रिमिनल टाइप लग रही है मेरे को, जैसे कोई क्रिमिनल काम होने वाला हो यहाँ। लो, आ गया वो। अरे वाह, मुझे नहीं पता था कि तू इतना जल्दी आएगा। चला कर खाना खा ले। आई नीचे ही था, कहीं गया नहीं था। हाँ हाँ, पर मैं लगा रही हूँ। कह रहे दिलीप, कैसा था दिन? वही बाबा, रोज की तरह काम काम। आई मेरे लिए अभी खाना मत परोसना, मैं बाद में खा लूंगा। सॉरी विजय, मुझे ये नहीं करना था। मुझे तुम्हें नहीं मारना था। ये उसकी मर्जी से हुआ है। वो चाहती थी कि ऐसा ही हो। विजय की ना तो ऑफिस में किसी से अनबन थी और ना ही किसी क्लाइंट से कोई बैर। बाहर भी कोई लफड़ा वगैरह नहीं था। प्रोफेशनली हैंडल करता था वो अपने सारे काम। बागले स्टेटमेंट जो आपका क्लाइंट है, उसके साथ 3:45 बजे मीटिंग खत्म। कोई अंदाजा है कि विजय उसके बाद किससे मिलने जा सकता है? अरविंद जी, देखिए सर, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि काम के सिलसिले में तो उसकी किसी से मीटिंग नहीं हुई। मैंने अपने मुंबई के सारे क्लाइंट्स को फ़ोन भी किया। मेरे पास सबके नंबर हैं, आप चाहे तो आप भी बात कर लीजिए। अब वैसे भी सर, टूटी फूटी बिल्डिंग के पास शाम के अंधेरे में कोई काम की मीटिंग तो होती नहीं। ये जरूर कोई पर्सनल मैटर ही है। विजय आपकी कंपनी में कब से काम कर रहा है? अगले महीने उसकी शादी को 4 साल हो जाएंगे। शादी के 1 महीने बाद ही उसने हमें ज्वाइन कर दिया था। पत्नी कंचन से कनेक्टेड ना हो, ऐसा क्या पर्सनल एंगल हो सकता है? सर उसी से कनेक्टेड होगा। मैंने विजय के दोस्त दिलीप बोरकर के कॉल रिकॉर्ड्स मंगवाए हैं। पत्नी कंचन और दोस्त दिलीप, इन्हीं दोनों की आखिरी बार बात हुई थी विजय से। और क्या बात हुई थी हमें उतना ही पता है जितना दिलीप और कंचन ने हमें बताया। अब विजय तो रहा नहीं अपने तरफ की कहानी सुनाने के लिए। सर मुझे लगता है कि या तो कंचन झूठ बोल रही है या दिलीप झूठ बोल रहे हैं, या ये दोनों मिलकर झूठ बोल रहे हैं। अनबन? जी नहीं मैडम, हमारा सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। 4 साल हो गए आपकी शादी को, आप लोगों ने बच्चे नहीं किए। ये हमारा निजी फैसला था मैडम। विजय को अपनी जॉब में एक पोजीशन हासिल करनी थी। उससे पहले वो फैमिली नहीं शुरू करना चाहते थे। बच्चा कभी करना है, ये तो उन दोनों के बीच की प्राइवेट बात थी सर। उल्टा मैंने तो उन दोनों से ये कहा था कि ये मामले में देर मत करो, जल्दी कर लो। आपकी बहू कंचन का कहना है कि अभी बच्चा ना करने का फैसला पूरी तरह से आपके बेटे विजय का था। वो अपने काम में कोई पोजीशन हासिल करना चाहता था। नंदलाल जी, कविता जी, क्या ये बात सही है? इंस्पेक्टर साहब, कहीं आप ये तो नहीं कहना चाह रहे हैं कि कंचन ने ही विजय को कुछ कर दिया? ये क्या अनाप शनाप बक रहे हैं आप? मेरी बेटी अपने पति को मरवाकर भरी जवानी में अपनी जिंदगी बर्बाद करेगी? अरे दोनों की रजामंदी से सारी कुंडली वुंडली मिला के ये रिश्ता तय हुआ था, और फिर 4 साल में एक बार भी कंचन ने किसी अनबन के बारे में बात नहीं की। देखिए, हम सवाल कर रहे हैं, जो भी सही जवाब है आप दे सकते हैं। कंचन विजय के साथ बहुत ही खुश थी, समझे आप? और ये जो आप बच्चा न करने की बात उछाल रहे हैं, ऐसी कोई बात ही नहीं थी। आप बेकार में ही अनुमान लगा रहे हैं कि कंचन ने इस बात को लेकर कुछ कर दिया होगा। अरे कोई अपने पैरों पे कुल्हाड़ी खुद क्यों मारेगा? बैठे बैठे अपना घर बर्बाद क्यों करेगा? मेडिकल प्रॉब्लम? जी नहीं मैडम, हमें कोई मेडिकल प्रॉब्लम नहीं थी। और सुनिए, बात कुछ ज्यादा ही पर्सनल होती जा रही है। पर्सनल होना पड़ता है मैडम। आपके पति का मर्डर हुआ है, वो भी पहले से प्लानिंग के साथ। मैंने कोई प्लानिंग नहीं की है। मैंने नहीं मरवाया अपने पति को। दिलीप बोरकर को शादी से पहले से जानती हो तुम? दिलीप को? जी नहीं मैडम, मैं तो उसे ठीक से जानती तक नहीं हूँ। वो विजय का पुराना दोस्त है और बस उसकी मदद कर रहा था। तुम्हें सरकारी नौकरी दिलाने में? विजय चाहता था कि मैं सरकारी नौकरी करूं, और उसे लगा कि दिलीप मदद कर सकता है। हेलो, सब इंस्पेक्टर काले बोल रहा हूँ। हाँ जी काले साहब,
कहिए। तुमसे दोबारा से बात करनी थी। पूछिए। थाने आ सकते हो अभी? अभी सब थोड़े अर्जेंट डिस्पैचेस हैं, 1-2 घंटा लगेगा फ्री होने में। ठीक है, मैं इंतजार कर रहा हूँ। देखिए, मेरे और दिलीप के बीच में कुछ भी नहीं है। उसके रेवेन्यू डिपार्टमेंट में कुछ कॉन्टैक्ट्स हैं और वह अहमदाबाद में बात कर रहा था मेरी जॉब के लिए, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि वो विजय का अच्छा दोस्त था। तरुण पवार कौन है? कौन है तरुण पवार? बोरीवली का एड्रेस है, तुम्हारे मायके से 10 मिनट दूरी पर रहता है। कौन है तरुण पवार? तरुण मेरा दोस्त है। टेंशन में मत आ जाना दिलीप, सारे सवालों के जवाब होंगे। पर क्या ऐसा करना जरूरी था क्या? उसे जान से मार देना जरूरी था क्या? हाँ, जरूरी था। मैंने जो भुगता है उसका बोझ उतारने का यही एक तरीका था दिलीप। अब बस ठंडे दिमाग से काम लेना। सब कुछ जैसे प्लान किया है वैसा ही होगा। फिर हम शादी कर लेंगे, खुश रहेंगे। अगर मेरे और तरुण के बीच में कुछ ऐसा होता जो मेरे पति को नहीं मालूम होना चाहिए था, तो उसका नंबर आपको मेरे फोन में नहीं मिलता। वो मेरे भाई जैसा है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम्हारे फोन में तरुण का नंबर हमें सिर्फ इसलिए मिला है ताकि हम उस तक आसानी से पहुंच सके, और तुम्हारे पास सारे सवालों के जवाब पहले से ही तैयार हो। वो इसलिए लग रहा होगा मैडम क्योंकि आपने पहले से तय कर लिया है कि मेरे ऊपर ही शक करना है और मुझे किसी तरीके से फंसाना है। विजय मेरा पति था, प्यार करती थी मैं उससे। उसे खोने का जितना दर्द है मुझे, ये सब सवाल पूछ के आप मुझे और दर्द दे रहे हैं। ये तरुण, इसके पास भी सारे सवालों के जवाब पहले से ही मौजूद होंगे। आप खुद क्यों नहीं पूछ रहे थे? कई सालों से राखी बहन है मेरी। तो तुम्हारा कहना है कि तुमने न विजय को मारा है न मरवाया है। आप लोग पागल हो क्या? मैं सीधा साधा सर्विस करने वाला आदमी हूँ, और मुझे तो 2 दिन के बाद पता चला जब कंचन के माँ बाप ने मुझे बताया कि विजय आया हुआ है। वो तो हमें दिख ही रहा है, तुमने एक भी कॉल नहीं किया उसे। मैम, मैं कैसे कॉल करता जब मुझे पता ही नहीं था कि विजय आया हुआ है? और क्यों कॉल करता मैं उसे? वो तो अपने सास ससुर से मिलने भी नहीं आया। अजीब है ना, उनसे मिलने नहीं गया, फोन तक नहीं किया। ऐसा क्यों? कोई अनबन थी क्या पति पत्नी के बीच में? दहेज वहेज को लेकर कोई झगड़ा? मैं क्या जानूं मैडम, मुझे लगता है विजय भयंकर बिजी रहा होगा, शायद इसलिए नहीं गया वहां। और आप ऐसे कैसे इधर उधर तीर चला रहे हो? मैं विजय और कंचन की शादी में था, दोनों को अच्छे से जानता हूँ। विजय बढ़िया आदमी था, एकदम डिसेंट। दिलीप बोरकर को जानते हो? नहीं, आज तक मिला तक नहीं उससे, सिर्फ नाम सुना है उसका कंचन और विजय के मुंह से। साल थोड़े गिनवाए थे। अब नवंबर 2017 से दोस्ती शुरू हुई तो बातचीत भी तभी से शुरू हुई होगी ना सर। और इतने कम वक्त में तुम्हारी इतनी गहरी दोस्ती हो गई कि तुम उसकी बीवी के लिए सरकारी नौकरी ढूंढ रहे थे। सर, कुछ दोस्तियां होती हैं ऐसी जो कम समय में बहुत गहरी हो जाती हैं। हम दोनों की ट्यूनिंग सही थी सर, एक दूसरे से अक्सर मिलते रहते थे, एक दूसरे के घर भी जाते रहते थे। विजय मुंबई में है, मैंने उसे तुम्हारा कांटेक्ट दे दिया है, वो तुम्हें फोन करेगा। उसके बाद आगे तुम्हें बात बढ़ानी है। ठीक है, तुम ये कर सकोगे दिलीप, बस हौसला पक्का कर लो, कॉन्फिडेंट रहो। तुम्हें उसके साथ दोस्ती बढ़ानी है, उसका कॉन्फिडेंस जीतना है। ओके सर। नवंबर 2017 को हमारी दोस्ती हुई, बातचीत शुरू हुई। फिर एक दिन विजय ने कंचन के जॉब के बारे में जिक्र किया। उसने पूछा मुझसे कि क्या कंचन को गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब मिल सकता है। तुम्हारी और विजय की दोस्ती हुई और उसने इसलिए पूछा क्योंकि तुम रेवेन्यू डिपार्टमेंट में काम करते हो। इसीलिए पूछा। और सर, मैं वैसे भी अहमदाबाद की ब्रांच में कुछ लोगों को जानता हूँ और कंचन को वहीं जॉब चाहिए था। कंचन, तुम्हारे और विजय के बीच सब ठीक था ना? आई, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? हम आप भी मुझ पर शक करेंगी? हमने हमेशा वही सच समझा जो तुम दोनों ने बताया। और वही सच है आई, हम दोनों के बीच सब कुछ ठीक था। कहीं वो पुलिस वालों की बात, वो बच्चा ना करने वाली बात आप पर और बाबूजी पर हावी तो नहीं हो गई ना? कुछ समझ में नहीं आ रहा। कौन विजय की जान का दुश्मन बन गया था और क्यों?
दिलीप और कंचन के बीच में अगर कुछ है तो वो नज़र तो नहीं आ रहा है ऐसा। अगर उन्होंने गेम खेला है तो बहुत छुप के खेला है, बहुत शातिर तरीके से खेला है। पूरी कोऑर्डिनेशन रही है दोनों के बीच। परफेक्ट मर्डर तो हो नहीं सकता, कोई ना कोई सुराग छूटना ही छूटना है, बस सिर्फ हमारी पकड़ में आना बाकी है। विजय और कंचन की शादी को 4 साल हुए। विजय के अहमदाबाद शिफ्ट हुए और नई जॉब पर आए भी 4 साल हुए। उससे पहले विजय पुणे में था। अगले महीने उसकी शादी को 4 साल हो जाएंगे। शादी के 1 महीने बाद ही उसने हमें ज्वाइन कर लिया था। और उसके पहले विजय देशपांडे कहाँ था अरविंद जी? पुणे में काम करता था। वहां से शिफ्ट करने के बाद उसने हमें ज्वाइन किया। तुम्हें लगता है हमें विजय के अतीत में खोदना चाहिए, और वहां कंचन का क्या मिलेगा? और ये दिलीप, ये तो नवंबर 2017 में विजय को मिला था। आप सही कह रहे हैं सर, शायद विजय के अतीत में कुछ ना मिले, और शायद कि दिलीप भी झूठ बोल रहा हूँ। दिलीप भले ही झूठ बोल रहा हो, लेकिन फिर भी 4 साल पहले विजय से उसका क्या कनेक्शन होगा जब विजय पुणे में था? शायद दिलीप पहले वहां पोस्टर हो, कुछ हुआ हो जो दिलीप छुपा रहा, घुमा रहा है। नहीं सर, दिलीप का बैकग्राउंड चेक किया, जब से उसने रेवेन्यू डिपार्टमेंट ज्वाइन किया है वो बीकेसी में ही पोस्टेड है। और उसकी वाइफ कंचन बोरीवली की है, यहीं मुंबई की। शायद पुणे में कुछ मिलने के चांसेस ना के बराबर है। मुझे बस ऐसे ही लगा क्योंकि विजय पहले पुणे में था। इतना पर लग रहा है तो एक बार चेक कर ही लो, क्योंकि ना करने से तो अच्छा है चेक करके तसल्ली करते हैं। एक बात थी जो विजय के माँ बाप ने हमें बताई ही नहीं, और ना ही वो बात अब तक की तहकीकात के दौरान सामने आई। इस बात का ताल्लुक विजय और कंचन की शादी से था, और यह बात कंचन के माँ बाप ने भी नहीं उठाई थी। शायद उन्हें इस बात के बारे में पता ही नहीं था, भनक तक नहीं थी। दिलीप बोरकर, हाय जी, आप विजय देशपांडे राइट? हाँ जी हाँ जी। चलिए कॉफी शॉप में बैठे। केस के आखिर में जाकर हमें पता चला कि दिलीप बोरकर को विजय देशपांडे के पास जानबूझकर भेजा गया था, उससे दोस्ती करने के लिए। कंचन को जॉब दिलाने के बहाने दिलीप को विजय देशपांडे और उसकी पत्नी कंचन की जिंदगी में दाखिल कराया गया था। यह बात भी हमें आखिर में पता चली। पुणे में अतीत को खोद निकालना रूटीन एक्सरसाइज थी तहकीकात की, पर हमें कोई आइडिया नहीं था कि इस जुर्म की जड़ यहीं थी, पुणे में। आई, आपने मुझे पहले कभी कुछ बताया क्यों नहीं? उन्हें विजय ने कभी कुछ कहा? यकीन करो, हमने सपने में भी नहीं सोचा था कि ये भला ऐसे फिर पलट कर लौटेगी। तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहते? तुम ये कैसी बातें कर रहे हो दिलीप? अब मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहता। तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते दिलीप। नम्रता, मैं अब जब कंचन को देखता हूँ ना तो सोचता हूँ कि क्यों ऐसा हुआ ही क्यों? दिलीप, तुम यूं अचानक कंचन के साथ हमदर्दी नहीं जता सकते। हमदर्दी तो मैं तुम्हारे साथ भी नहीं जता सकता नम्रता। ये जो मैंने किया है, जो तुमने मुझसे करवाया है, इसके बाद मैं ज्यादा दूर तक नहीं भाग सकता हूँ, और तुम भी ज्यादा दूर तक नहीं भाग पाओगी। दिलीप, हम बहुत दूर चले जाएंगे, बहुत दूर। तुम पैनिक मत हो, हड़बड़ाओ मत, सब कुछ सही चल रहा है। कुछ सही नहीं चल रहा है नम्रता, तो कोई पैनिक नहीं है, कोई हड़बड़ाहट नहीं है। नम्रता, हम दोनों एक अंधी गली में घुस आए हैं। विजय की इसमें कोई गलती नहीं थी, अपने एक मासूम की जान ली है। विजय मासूम नहीं था दिलीप, वो गलत था, और उसका मरना बहुत जरूरी था। उसका मरना जरूरी नहीं था नम्रता, मैं तो उसको जानता भी नहीं था। तुमने मुझसे उसका खून करवाया। तुम्हें आइडिया नहीं है मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। तुम्हारे लिए मैं अपनी जान तक दे सकता हूँ। मुझे तुम्हारी जान नहीं चाहिए। तो फिर हाँ कर दो, हम शादी कर लेते हैं। मैं शादी के लिए तैयार हूँ दिलीप, लेकिन उससे पहले मेरी एक शर्त है। तुम्हारे लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। किसी को मारना पड़ेगा। ये कैसी शर्त है? हमने विजय के बारे में सुना, हम सारे शॉक थे। उसने जॉब 4 साल पहले छोड़ दी थी। हाँ सर, करेक्ट। हमें पता चला कि विजय यहीं पुणे का था, उसके माँ बाप भी यहीं के हैं। अपना विजय पक्का पुनेरी था। हमें कभी नहीं लगा था कि एकदम से जॉब छोड़ देगा, एकदम से शादी कर लेगा, फिर एकदम से पुणे से गायब भी हो जाएगा। तो कुछ ऐसा हुआ था जो एकदम से उसने पुणे छोड़ दिया? नहीं, दरअसल मैंने उससे पूछा भी था सर। बात यार वो नहीं है किशोर, पर अहमदाबाद की फर्म तगड़ा कॉम्पेंसेशन पैकेज ऑफर कर रहे हैं, और यहाँ से दुगना है ऑलमोस्ट। सही है यार। बात सिर्फ सैलरी की नहीं है,
सेल्स में मुझे पहले से ही जाना था, और इंटरेस्ट है यार मेरा। लेकिन विजय पूरी फैमिली के साथ इतनी दूर, अहमदाबाद। अरे मस्त शहर है अहमदाबाद, आई बाबा पुणे मिस नहीं करेंगे, मैं कह रहा हूँ तुम्हें। और सब कुछ है वहाँ पे, मराठी मित्र मंडल है, पुणेरी लोग रहते हैं, और कंचन भी रहेगी ना उनके साथ। एक बार बस अब ये मुंबई में जल्दी शादी हो जाए, फिर 2 हफ्ते के लिए हनीमून जाऊंगा, और फिर नई जॉब। और कोई ठोस कारण नहीं बताया उसने सर? हम सभी विजय का मर्डर डिस्कस कर रहे थे। मर्डर जैसी चीज हमेशा ऐसे ही लगता है कि किसी दूसरे के साथ होगी, जैसा कि क्राइम पेट्रोल में दिखाते हैं, पर इसे तो हम सब जानते थे करीब से। तो क्या डिस्कस किया आप लोग? सर सच कहूँ तो हम सबको ऐसा लगता है कि ये जो कुछ भी हुआ विजय का मर्डर, इसका उसकी वाइफ के साथ कोई वास्ता हो सकता है सर। कोई खास कारण ऐसा सोचने के लिए? आप लोग कंचन को पहले से जानते हैं? नहीं, वह शादी में मिले थे, लेकिन विजय ने कंचन से शादी क्यों की, ये बात हम सबकी समझ के बाहर थी, क्योंकि नम्रता से तो उसकी एंगेजमेंट भी हो चुकी थी सर। नम्रता? कौन है नम्रता? यही पुणे की है? जी यही की है, यही ऑफिस में काम करती थी। विजय और उसका रोमांस 2 साल तक चला। देर नहीं लगेगी। सारे नम्रता ने खुद दे दिए खुशी से, रात के बाद गेट आई। सर, इस नम्रता बेचारे का नंबर दिलीप बोरकर के कॉल रिकॉर्ड्स में काफी बार फीचर होता है, और दिलीप का नम्रता के कॉल रिकॉर्ड्स में। दरअसल जब मैं दिलीप के कॉल रिकॉर्ड्स छान रही थी, एक नंबर पर बात कर रही थी, तब मेरी इस नम्रता से भी बात हुई थी। आपका नंबर दिलीप बोरकर के फोन रिकॉर्ड्स में बार बार दिखाई देता है। करीब से पहचानती थी उसे? मेरा नाम नम्रता विचारे है मैडम। दिलीप बोरकर अच्छा दोस्त है मेरा। पर प्रॉब्लम क्या है? क्या तुम विजय देशपांडे और उसकी पत्नी कंचन देशपांडे को जानती हो? अहमदाबाद के हैं दोनों। नहीं मैडम। कौन है ये लोग और बात क्या है? मतलब झूठ बोली? और विजय के माँ बाप ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि जो सगाई 5 साल पहले टूट चुकी थी वो इस तरह अपना सर उठाएगी। रतन, चुपचाप इस दिलीप बोरकर को उठाओ। इन सब ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि हम पुणे जाकर इनके रिश्तों को खोद निकालेंगे। वैसे पुणे जाने का आइडिया तुम्हारा था, काम कर गया। चुपचाप रतन, तुम्हारे माँ बाप बाहर काफी घबराए हुए हैं। मेरे पेरेंट्स? बात क्या है सर? हम तुम्हें कस्टडी में ले रहे हैं। आप मुझे डराने धमकाने की कोशिश कर रहे हैं? मेरे बूढ़े पेरेंट्स को घसीट रहे हैं? ना, हम दिलीप बोरकर को घसीट रहे हैं। वही दिलीप बोरकर जिसकी पहले विजय से दोस्ती करवाई गई, इस लालच में कि वो विजय की वाइफ कंचन को रेवेन्यू डिपार्टमेंट अहमदाबाद में नौकरी दिलवाएगा। और इस दिलीप बोरकर को नम्रता तुम इसे मिली 2 साल पहले बोरीवली में एक शादी में। फिर तुम दोनों का रिश्ता शुरू, और फिर तुमने इस दिलीप बोरकर का इस्तेमाल किया अपने एक्स मंगेतर विजय देशपांडे का कत्ल करवाने के लिए। बढ़िया मिल गई, बस सिर्फ कत्ल का मकसद जानना बाकी, वो तुम हमें बताओगे। देखो, दिलीप तो बोलेगा, हम बुलवाएंगे उससे। हम तुमसे भी बुलवा सकते हैं। बोलोगी तो टाइम भी बचेगा और तुम्हारी खाल भी। सर, मैंने विजय को गोली मारी थी। वो हम जानते हैं दिलीप, बस पहले हमें लगा तुमने कंचन के लिए विजय को मार डाला। नम्रता तो हमारी तहकीकात में काफी बाद में उभर के आई। सर, मैं नम्रता के प्यार में था। मैंने उससे कितनी बार कहा कि पुरानी बातों को भुला दे। नम्रता, पास्ट होता है, अतीत। नम्रता, हम एक दूसरे से मिले हैं, प्यार है, आज की सोचते हैं, आने वाले कल की प्लानिंग करते हैं हम दोनों। मेरे लिए मेरे बीते कल को भुलाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। मेरे सर पर, मेरे दिल पर, मेरी पूरी पर्सनालिटी पर वो बीता कल एक बोझ बनकर बैठा हुआ है। नम्रता, अतीत का बोझ ऑप्शनल है। उठाना चाहो तो भारी है, वरना तो रुई से भी हल्का है, पल में हवा हो जाता है। तुम मारोगे ना उसे मेरे लिए? क्या इतना प्यार करते हो तुम मुझसे? इतना जान लो दिलीप, विजय ने अतीत में जो मेरा मजाक उड़ाया था, वो मजाक वक्त के साथ मुझे और हर्ट करता है, क्योंकि उसके लिए मैं आज भी अतीत नहीं हूँ। वो आज भी मुझे फोन करता है अपने काम के लिए। हाँ, कैसी हो नम्रता? फर्स्ट क्लास, बस थोड़ा काम के लिए लेट हो रही हूँ। अच्छा सुनो ना, एक हेल्प चाहिए थी मुझसे? हाँ यार, वो कंचन के लिए जॉब ढूंढ रहा हूँ मैं। उसे जॉब करनी है, घर पे बैठे बैठे बोर हो जाती है वो। तुम चाहते हो कि मैं यहाँ पूना से अहमदाबाद में तुम्हारी वाइफ के लिए जॉब ढूंढूं?
हाँ, तुम यहाँ गवर्नमेंट ऑफिसेस में डील करती थी ना, और यहाँ के टॉप के लोगों को जानती हो, तो देखो ना यार, कुछ बात चला दो ना। पहले भी कई बार अलग अलग कामों के लिए फोन किया है उसने मुझे। नम्रता, नंबर ब्लॉक करने में कितनी मेहनत लगती है। मेरे सिस्टम से नहीं होता ना ब्लॉक दिलीप। उसका एक ही तरीका है, फ्लश आउट करना होगा उसे। तुम्हारे पास गन है ना, तुमने मुझे दिखाई थी। नम्रता, वो तो एक लैंड डेवलपर ने मुझे धमकी दी थी, तो अपनी सेफ्टी के लिए किसी पंटर से खरीद ली थी जिसका लाइसेंस तक नहीं है मेरे पास। गोली चलती है ना उसे, जान लेने वाली असली गोली। तो लाइसेंस को मारो गोली, गन रेडी करो। और रही विजय की बात, तो मैं विजय को तुम्हारे पास भेज दूंगी। नम्रता, 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 तुम बस मुझसे शादी करो। मैं तुमसे इतना प्यार करूंगा, तुम्हें इतनी खुशी दूंगा कि विजय का नामो निशान तक बाकी नहीं रहेगा तुम्हारी मेमोरी में। और नम्रता, दुनिया में हर मर्द एक जैसा नहीं होता है। अगर इस बात पे यकीन नहीं करती तो क्या तुमसे इतना प्यार करती दिलीप? पर मैं पूरी तरीके से तुम्हारी होना चाहती हूँ, लेकिन इस वक्त मेरे अंदर के एक हिस्से पर विजय का कब्जा है। आजाद कर दो उसे। मैं उसे मरा हुआ देखना चाहती हूँ। दिलीप अपना जुर्म कबूल कर चुका है। उसने वो गन भी सरेंडर कर दी है जिससे उसने विजय का कत्ल किया था। हजारों लाखों सगाइयां टूटती हैं, ब्रेकअप्स होते हैं। तुम्हारे ब्रेकअप में ऐसा क्या खास था कि तुमने मर्डर की सोची? तुम्हें लगा उसने तुम्हारे साथ सेक्स करके तुम्हें छोड़ दिया, यूज किया तुम्हें। सेक्स करने के बाद आगे नहीं बढ़ना चाहता था तो भी मैं समझ जाती। प्यार खत्म हो गया होता तो भी मैं समझ जाती। एक बार सामने से आके तो कहता कि अब नहीं करता प्यार। लेकिन 1 to 1 तो बात हुई ही नहीं। सारी दुनिया की सुनी उसने, खुद की कभी नहीं। क्या सुनी लोगों की, और तुम्हारी क्या नहीं सुनी? इंस्पेक्टर आप और आप मैडम, देखिए मुझे। क्या आपको लगता है कि मैं एबनॉर्मल हूँ फिजिकली, शरीर से? नहीं। क्या विजय को लगा तुम एबनॉर्मल हो? पहले कभी नहीं लगा। सारे साल, वो दिन, वो रातें, वो हर लम्हा जो हमने साथ गुजारा, उसने हमेशा मेरी खूबसूरती की तारीफ की। वो जब भी मुझे प्यार करता था दिल से कॉम्प्लीमेंट करता था। उसके बाद मैं लोगों की सुनी, उनकी बातों पर यकीन करने लगा। अरे भाई, ये तो बहुत ही बढ़िया हो गया, बहुत अच्छी जॉब है दोनों। लेकिन जोड़ी कुछ जम नहीं रही है। जोड़ी कुछ ठीक नहीं लग रही है। क्या बोलती है? मैं भी आपको यही बोलने वाली थी। सगाई के पूरे 6 महीने बाद विजय आकर मुझसे कहता है कि उसको सगाई तोड़नी है, वो मुझसे शादी नहीं करना चाहता। नहीं विजय, ये कोई तुम्हारे ऑफिस की डील नहीं है कि बस तोड़ दी। मुझे एक्सप्लेनेशन चाहिए। मुझे ब्रेकअप से कोई ऑब्जेक्शन नहीं, बुरा लग रहा है अंदर से, उतना ही रो लूंगी फिर ठीक भी हो जाऊंगी, लेकिन मुझे रीजन चाहिए। सबको लगता है यार हमारी जोड़ी सही नहीं है यार। हाँ मतलब कुछ मेल नहीं है हमारे बीच। ये सब कौन है विजय? हाँ, और ये तब कहाँ थे जब तुमने मुझे प्रपोज किया था, किस किया था, प्यार का इजहार किया था, अनगिनत बार सोए थे मेरे साथ, शादी के लिए प्रपोज किया था, एंगेजमेंट की थी, तब कहाँ थे ये लोग? और इन सबको क्यों लगता है कि हमारे बीच में कोई मेल नहीं है? हाइट। क्या? नम्रता यार, तुम मेरे हाइट के मुकाबले बहुत ज्यादा छोटी हो। Are you serious? तुम्हें सच में हमारी हाइट डिफरेंस से दिक्कत है? यार सब लोगों को हम दोनों अच्छे नहीं लगते यार, हमारी जोड़ी अच्छी नहीं लगती, और फिर इसलिए मैंने डिसाइड कर लिया हम आगे नहीं बढ़ते। आगे नहीं बढ़ते? क्योंकि मैं हाइट में छोटी हूँ, सिर्फ हाइट के कारण? नम्रता ये सिर्फ नहीं है। जो लोग एंगेजमेंट में आए थे ना,
वो बुजुर्ग लोग हैं, दुनिया देखी उन्होंने। सभी लोगों को लगा ये ऊंचाई का फर्क सही नहीं है। सभी लोगों के जुबान पे बस एक ही बात थी, ये जोड़ी ठीक नहीं है। मतलब मैं 4 फुट 10 इंच हूं तो शादी के लिए डिस्क्वालीफाई करती हूँ? तुम्हारे प्यार के काबिल नहीं, कुछ इंचेस छोटी पड़ती हूँ। और इन सबको किस बात का डर है विजय? हाँ, कि कल को हमारे बच्चों की हाइट मुझ पर ना चली जाए। शॉर्ट हाइटेड होना पाप है क्या? और अगर उन्हें तुम्हारी हाइट मिल गई तो? देखो नम्रता, मैंने इस सब के बारे में काफी सोचा है। तुमने तुम्हारे सब की बातों को काफी सही सोचा है। काफी सही है ना वो? हाँ, सही है सब। एक आंसू नहीं निकला, एक शब्द नहीं निकला सर। बचपन से क्या क्या नहीं सुना मैं, कैसे कैसे ताने नहीं सुने। टेढ़ फेट, बॉन्साई, पिग्मी, खिंगड़ू और पता नहीं क्या क्या। मैंने हमेशा अपनी काबिलियत पर ध्यान दिया, अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाया और आगे बढ़ी। फिर जब प्यार हुआ तो सारे ताने, बचपन का सारा दर्द मान लो सेकंड में गायब हो गया। और मैं इतनी ऊंची हो गई कि मेरी हाइट ने मुझे कभी छोटा महसूस करने ही नहीं दिया। और फिर ये उसी से इतना पता रिजेक्शन हाइट के लिए। सोचिए, थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचिए, क्या ये रिजेक्शन का कोई कारण हो सकता है? मतलब आप अरेंज कर रहे हो तो मैं समझू, डालो एडवर्टाइजमेंट, ऐसी हाइट चाहिए, ऐसा वेट चाहिए, ऐसी शक्ल चाहिए, ऐसी नाक चाहिए, ऐसे बाल चाहिए, जो तुम्हारी मर्जी। लेकिन मुझे जानने के बाद, 2 साल मुझे प्यार करने के बाद, वो भी जमकर, सिर्फ सोसाइटी के कहने पर हाइट के लिए रिजेक्शन। सॉरी, ये मेरे लिए सबसे भद्दा मजाक था, ना भरने वाला घाव। घाव को भरने का सिर्फ एक ही तरीका था, विजय की मौत। और दिलीप बोरकर, वो तो तुमसे सच्चा प्यार करता था ना? उसके घाव के बारे में सोचा तुमने, जो तुमने उसे दिया? खूनी बनने का घाव, ब्लैकमेलिंग का घाव। विजय को मारो वरना मैं तुम्हारी नहीं हो सकती। क्या ये भद्दा मजाक नहीं था सच्चे प्यार का? आप नहीं समझेंगे शायद। अगर विजय जिंदा रहता तो मेरे अंदर का घाव भी जिंदा रहता, और अगर अंदर का घाव जिंदा रहता तो मैं दिलीप से शादी नहीं कर पाती। सर मैंने कितना समझाया था नम्रता को, कितना समझाया था, पर उसने मेरी बात नहीं मानी और मैं पागलों की तरह उसकी बात मान गया। सर मुझे मना कर देना चाहिए था उसे, उससे हमेशा के लिए दूर चले जाना चाहिए था। विजय को यूं फंसाकर मारना नहीं चाहिए था मुझे। सर इसमें कोई दो राय नहीं है दिलीप, तुमने एक बड़ा ही संगीन जुर्म कर दिया। इतना संगीन जो पछतावे की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ता। अब किया है तो भुगतना तो पड़ेगा। हाँ, शादी ब्याह के मामले में गुणों के मिलने के अलावा शारीरिक पहलू भी देखे जाते हैं। लड़के लड़कियां आए दिन किसी ना किसी शारीरिक मापदंड में फिट ना बैठने की वजह से रिजेक्ट होते हैं। क्या यह सही है या गलत, यह कहना एक धुंधला सा ग्रे एरिया है। पर रिजेक्शन ना नकारे जाने का कोई भी कारण हो, जरूरत है कि रिजेक्ट हुआ लड़का या लड़की। हाँ सर, हमारे केस से जुड़ा मामला लगता है। हाँ फिरोज, मुझे भी यही लगा। जिस तरह से लाशें मिली हैं इस केस में, क्या कोई कड़ी कॉमन है हमारे केस में और इस मुरारी केस में? कानपुर, उत्तर प्रदेश। 61 वर्षीय तांत्रिक फूलचंद वर्मा अपने घर में रहस्यमय हालात में मरा हुआ पाया गया। इस केस ने हमें झकझोर के रख दिया था। हम ये साबित ही नहीं कर पा रहे थे कि ये एक आत्महत्या का केस था या फिर हत्या का। और अब ये 10 लोगों के परिवार की मौत वाला केस हमारे सामने आया था।
जिसके चलते हम तांत्रिक फूलचंद वर्मा के केस को एक नई नजर से देखने लगे। क्या ये दोनों केसेस आपस में किसी भी तरह से जुड़े थे? 13 सितंबर 2017 को हमारे कंट्रोल रूम में एक कॉल आया था। फूलचंद वर्मा की मौत की खबर दी गई थी। शुरुआत से ही फूलचंद वर्मा की मौत रहस्यमय लग रही थी। सुनने में आ रहा है कि घर से एक डायरी बरामद हुई। हमें भी फूलचंद वर्मा के कमरे से एक डायरी मिली थी। एक डायरी जिसमें काफी कुछ लिखा गया था, जीवन और मृत्यु के बारे में। वो दो लोग कौन थे जिन्हें तुमने यहां से जाते हुए देखा? हमें नहीं पता साहब, लेकिन देखने में बाबा लोग लग रहे थे। उन दोनों को पहले भी कभी देखा था यहाँ पे? नहीं साहब, और साहब देखा भी होगा तो याद नहीं रहेगा साहब। सब बाबा लोग एक ही जैसे दिखते हैं साहब, और गुरुजी से मिलने तो ऐसे भी बहुत सारे लोग आते जाते हैं साहब। हमारा इन लोगों से कोई लेना देना नहीं है साहब, बस हम अपना काम 2 घंटे में करके यहाँ से निकल जाते हैं। गुरुजी के यहाँ घर में और कौन कौन रहता है? कोई नहीं साहब, हम अपना काम खत्म करके 10 सवा 10 बजे तक यहाँ से निकलते हैं। तब उनके 2 चेले नितिन जी और मनीष जी आते हैं, गुरुजी के पास तंत्र मंत्र सीखते थे। तो और कोई नहीं है फूलचंद जी का? हैं साहब, उनके एक बड़े भैया हैं, यहीं कहीं कानपुर में रहते हैं। और बीवी बच्चे? थे, लेकिन अब कहाँ है पता नहीं, हमने सिर्फ सुना है, कभी देखी नहीं। सर, तंत्र मंत्र की सामग्री के अलावा ये एक डायरी मिली है, और ये फोन शायद फूलचंद जी का ही है। फूलचंद जी के भाई का नंबर है? नहीं है साहब। उनके दोनों चेले नितिन और मनीष, उनमें से किसी का नंबर? नहीं साहब। फिर उस फोन में चेक करो, बड़े भाई का नंबर या दोनों चेलों में से किसी एक का नंबर तो होगा ही होगा। नौकरानी मंजू बता रही थी कि उसने 2 बाबा लोगों को निकलते हुए देखा था घर से बाहर सुबह। आप लोगों ने से किसी ने देखा? नहीं साहब, हम तो अपने घर के अंदर ही बैठे थे, हमने किसी को आते जाते नहीं देखा। मंजू ने बताया कि फूलचंद जी का परिवार है कहीं, आप जानते हैं उन्हें? अच्छी तरह से जानते हैं साहब, यहीं रहता था। लेकिन 10 साल पहले फूलचंद जी और उनकी पत्नी का तलाक हो गया था, और उनकी पत्नी दोनों बच्चों को लेकर कहीं चली गई थी। और कोई जानता है फूलचंद जी के बारे में? कोई उनका दोस्त, रिश्तेदार वगैरह? वो उनके बड़े भाई हैं ना रघुवीर जी, उनको पता होगा। हाँ जी, हम रघुवीर वर्मा बात कर रहे हैं। फूलचंद जी के बड़े भाई? जी हाँ, बात क्या है? फूलचंद जी का देहांत हो गया है, शायद मर्डर हुआ है। मर्डर? फूलचंद का? हमें लगता तो ऐसा ही है, पर अभी क्लियर नहीं है। फूलचंद जी की लाश लटकी हुई पाई गई है। आप गिरधर नगर थाने आ जाइए। ठीक है। उस वक्त हमें नहीं पता था फूलचंद वर्मा का मर्डर हुआ था या कुछ और था। अगर ये सुसाइड है तो बहुत अजीब सुसाइड है, और अगर ये मर्डर है तो इसे सुसाइड का रंग देने की कोशिश की गई है। दोनों संभावनाओं के एंगल्स दीजिए डॉक्टर अवस्थी। ये देखो, फर्स्टली कपड़ा मुंह में ठूसा गया है। सुसाइड है तो कोई खुद ऐसा क्यों करेगा? शायद डर के मारे कि कहीं खुद चिल्ला ना दे, चीख ना दे आखिरी पलों में। आमतौर पर इस तरह के सुसाइड केसेस में एक कुर्सी या स्टूल जरूर मिलता है, जिसमें खड़े होकर विक्टिम ने खुद को लटकाया होता है, कुर्सी को लात मारी होती है। जनरली कुर्सी 1 या 1.5 फुट दूर मिलती है लाश। हमारे केस में भी एक कुर्सी मिली है, लेकिन कमरे के दूसरे छोर पर। इसीलिए मैंने कहा कि मर्डर भी हो सकता है। आपके फाइंडिंग्स क्या है? इसके दाहिने हाथ पर उंगलियों और नाखूनों के निशान पाए गए, जैसे किसी ने जबरदस्ती पकड़ा हो, और वो भी हाथ के पीछे ले जाकर। इधर आओ, ऐसे। सेम मार्क्स इसके बाएं हाथ पे भी दिखते हैं। लेकिन फिर भी डॉक्टर अवस्थी, आप मुझे किसी एक एंगल की तरफ ग्रीन सिग्नल नहीं दे रहे हैं। मर्डर या सुसाइड? मैं आपको वही सिग्नल दे रहा हूं जो मुझे बॉडी दे रही है। बाकी आपकी इन्वेस्टिगेशन को फाइंड आउट करना है कि इसकी दुनिया और इसके आसपास के लोग क्या कहते हैं। फैमिली थी। संध्या उसकी पत्नी, तलाक के बाद वो यहीं कानपुर में ही रहती हैं, और उनका बेटा राजेश बेंगलुरु में जॉब करता है, और बेटी लक्ष्मी शायद मुंबई में सेटल्ड है। आपका छोटा भाई सामान्य गृहस्थ आदमी तांत्रिक कैसे बना? पता नहीं, सब कुछ छोड़ छाड़ कर अच्छी खासी बनी बनाई जिंदगी।
मनीष, नितिन, काम वाली को तो जानती होगे तुम दोनों? मंजू। हाँ, मंजू ने हमें बताया कि जब उसने घर की डोरबेल बजाई तो अंदर से किसी ने उसे 10 मिनट रुकने के लिए कहा। जाप कर रहे हैं, बीच में नहीं उठ सकते। ये सुबह 8 बजे की क्या पूजा होगी? शुद्धिकरण, बुरी ताकतों को भगाने वाली पूजा। हम रोज गुरुजी के पास ठीक 10 बजे पहुंच जाते, जैसे कि आज भी हम वही टाइम पे पहुंचे। मैडम, हमें तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि गुरुजी ऐसे छोड़कर हमें अचानक चले गए। छोड़ के चले गए? मनीष, मर्डर हुआ है फूलचंद जी का। हाँ, वही। ये जो शुद्धिकरण की पूजा थी, ये फूलचंद जी किसके लिए कर रहे थे? मंजू का कहना है कि उसने बाहर 2 लोगों को जाते हुए देखा, जो बाबा या तांत्रिक टाइप के लग रहे थे। और मंजू ने यह भी कहा कि जब वो वापस आई तब दरवाजा पहले से खुला था, पर रोज सुबह जब वो डोरबेल बजाती थी तब फूलचंद जी खुद दरवाजा खोलने आते थे ना। मैडम, गुरुजी से पूजा करवाने कई लोग आते थे। कई बार बाबा लोग और अलग अलग तांत्रिक लोग ही गुरुजी से मिलने आते थे। दूर दूर से लोग आते थे। इस सुबह किस चीज के लिए पूजा हो रही थी ये हम नहीं बता सकते। लेकिन मर्डर तो पूजा के दौरान या पूजा के तुरंत बाद हुआ है, तो जाहिर सी बात है कि मर्डर की प्लानिंग पहले से हुई होगी। कोई तुम्हारे गुरुजी को क्यों मारना चाहेगा? ऐसा क्या था? मनीष, नितिन, मंजू के अनुसार उसने बाबा टाइप के लोगों को बाहर देखा। कहीं ये कोई वर्चस्व की लड़ाई तो नहीं थी तुम्हारे गुरुजी की? प्रणाम भाई साहब, कैसे हैं आप? संध्या, फूलचंद की मौत हो गई है। कैसे? पुलिस कह रही है कि उसकी लाश घर के अंदर लटकी हुई पाई गई। मर्डर है या सुसाइड कुछ पक्का नहीं बोल रहे हैं। तुम्हें पुलिस स्टेशन आना होगा, राजेश और लक्ष्मी को भी। लक्ष्मी, तुम्हारे पापा नहीं रहे, पुलिस केस है। कह रहे हैं कि मर्डर या सुसाइड हो सकता है। हेलो लक्ष्मी। हाँ माँ। बेटा, राजेश और तुम आओगे तो अच्छा रहेगा। हाँ, हम करते हैं राजेश भैया से बात। तेजस, वो पापा की डेथ हो गई। व्हाट? लक्ष्मी, समझ रहे हैं, लेकिन हमारा जबरदस्त वर्कलोड है। संडे को भी काम कर रहे हैं। तुम जा सकती हो तो जाओ। हमारे लिए छुट्टी लेना इम्पॉसिबल है इस वक्त। वैसे भी लक्ष्मी, हमें पापा से मिले या बात किए हुए कई साल हो गए। हम कौन सा टच में थे उनके भैया? हम तो सिर्फ मम्मी के लिए कह रहे थे, एक दिन के लिए आ जाते। छोड़ो ना लक्ष्मी, जीते जी उन्होंने कभी केयर नहीं की। अब क्या है फालतू का ड्रामा? वैसे जाना तो मम्मी को भी नहीं चाहिए। बाकी तुम दोनों देखो, हम तो नहीं आ रहे। फूलचंद की तलाकशुदा पत्नी संध्या और बेटी लक्ष्मी से हमें सुनने को मिलने वाली थी एक कहानी, एक तनाव भरे परिवार की कहानी जो समय के साथ बिखरती गई थी। आज स्पीकर नहीं आया आप? ताना मारना है? खाते वक्त नहीं। संध्या ने हमें बताया फूलचंद के गुस्से और हिंसक स्वभाव के बारे में और किस तरह वो आए दिन संध्या पर हाथ उठाते। पापा, आपसे कुछ बात करनी है। बोलो। लक्ष्मी से पता चला कि उसके और उसके भाई राजेश द्वारा समझाने की हर कोशिश के बावजूद फूलचंद अपने गुस्से और हिंसक बर्ताव से बाज नहीं आया। वो दोनों उसे कभी समझ ही नहीं पाए। हम बिल्कुल नहीं रहेंगे अभी यहाँ पे। इतना पता है कि वो गुस्से में आके हमको पीटा करते थे। वो कब बाबा बन गए, कब लोगों की नजर में गुरुजी बन गए, हमको कुछ नहीं पता। हमारे लिए तो सिर्फ बुरी शादी का एक आधा हिस्सा थे। रिश्ता तो 10 साल पहले ही खत्म हो चुका था। अब वो आधा हिस्सा भी मिट गया। ये कैसे हुआ, मर्डर या सुसाइड, हमको नहीं पता और ना ही पता करना है। हमने फूलचंद जी का नाम तो सुना है, परंतु यह कभी नहीं सुना है कि कोई व्यक्ति साक्षात अपने मृत्यु को देख सकता है। यदि फूलचंद जी ऐसा कह रहे थे तो हमें तो सिर्फ यह ढोंग लगता है। अच्छा, उनकी नौकरानी बता रही थी कि उसने 2 बाबाओं को उनके घर से जाते हुए देखा था। कोई आइडिया है कि कौन हो सकते हैं वो दोनों? हमने सैकड़ों तंत्र मंत्र करने वाले बाबाओं से पूछताछ की,
कोई भी स्पष्ट रूप से बता नहीं पा रहा था कि नौकरानी मंजू कनौजिया ने जिन दो बाबाओं को कत्ल की सुबह फूलचंद के घर से निकलते देखा था वो कौन हो सकते थे। हमने फूलचंद वर्मा के फोन रिकॉर्ड्स में फीचर हुए उन सभी लोगों से कांटेक्ट किया जो उसके पास सलाह मशवरा और उपायों के लिए आते थे। नितिन और मनीष, फूलचंद के शिष्यों ने भी एक भक्तों की सूची बनाई जो फूलचंद के दर्शन के लिए बराबर आया करते थे। हमें इन लोगों में उस शख्स को ढूंढना था जिसके पास फूलचंद की हत्या करने का कोई कारण है। ओम श्री शांताकारं भुजगशैलं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं केस को सुसाइड केस करार देकर क्लोज करना जल्दबाजी हो जाती, पर इसके पहले कि हम ऐसा सोचते भी, हमें केस हत्या का होने का एक ठोस एंगल मिल गया। एक नहीं, दरअसल दो एंगल। मैडम जी, आप इस शिवनगर के रहने वाले कपिल सिंह से पूछताछ कीजिए ना। क्यों मनीष, तुम्हें इस पर शक क्यों है? मैडम, ये 2 महीने पहले तक गुरुजी के पास बार बार आया करता था। फिर हमारे चेहरे पर पड़ती। बहुत परेशान लग रहे हो। घाव भी ताजा है और गहरा भी, मानो दर्द का कुआं है ये घाव। तुम्हारे भीतर है ना ये घाव। हाँ, तुम इसी दर्द के कुएं में जियोगे, इसी में मरोगे, पर तुम्हारी परेशानियां मरने का नाम नहीं ले रही है। यही परेशानी है ना तुम्हारी। आदत है मनुष्य की, अपनी परेशानियों को ही अपना जीवन बना देता है। फिर अपेक्षा करता है कि परेशानियां समाप्त हो जाएं। कैसे होंगी? परेशानियों को हम अपने आप से लिपटा के जो रखते हैं, फिर सोचते हैं अब केवल मृत्यु ही है जो इन परेशानियों से मुक्ति देगी। सच कह रहे हैं बाबा, हमारा तो हर दूसरे दिन मन करता है कि मर जाए, छूट जाए। ऐसा सोचने वाले केवल तुम ही नहीं हो। और फिर मृत्यु कोई इच्छा तो है नहीं जो पूरी होती है या नहीं होती है। मृत्यु तो एक सत्य है, एक मंजिल है जहां तुम्हें हर हाल में पहुंचना है। अब वहां की गाड़ी या जहाज तुम्हारे कब आएंगे ये तो कोई नहीं बता सकता। आप बता सकते हैं कि हम अपने दुख के साथ कब तक जिएंगे? कितना जीना चाहते हो अपने दुखों के साथ? साल बोलो। और 1 सेकंड नहीं, हम तो इस यात्रा को खत्म करना चाहते हैं। हमें मृत्यु चाहिए। मृत्यु चाहिए तो ध्यान लगाकर एक समय तय करो जब तुम्हें जाना है, जा सकोगे। यह शक्ति हम सब में है। अगली बार जब तुम यहां आओगे, हम तुम्हें नहीं मिलेंगे इस संसार में। ऐसा क्यों कह रहे हैं गुरुजी? कह नहीं रहे, देख रहे हैं अपनी मृत्यु को। हमारे गुरु ने सारी विद्या, सारी हिम्मत हमें दे दी थी, और जब अगले दिन हम उनके दर्शन और सेवा के लिए पहुंचे तो वो जा चुके थे। अरे बाप रे, मतलब एक दिन पहले बोले और दूसरे दिन चल बसे। हाँ, गुरुजी उन्होंने अपनी मृत्यु देखी? वो तो हम नहीं कह सकते, लेकिन कोई आभास उन्हें हुआ अवश्य था। विष्णु, ये जो तुम्हारा मुरारी वाला केस है, हाँ, ये 10 लोगों की मौत वाला, ये मुझे हमारे यहाँ सितंबर 2017 में रजिस्टर हुए केस की याद दिला रहा है। तुम्हारे हाथ तुम्हारे केस में कुछ लगा क्या? नहीं राजपूत, अभी नहीं। हालांकि रोज नई कहानियां, नए एंगल्स उभर आते हैं। बेसिकली हम पोस्टमार्टम की राह देख रहे हैं ताकि डिटेल रिपोर्ट साथ लगे। मेरे पूरे करियर में इतना रहस्यमय केस मैंने कभी नहीं देखा है। बौखला गया हूं मैं। लेकिन तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि हमारा मुरारी वाला जो केस है वो तुम्हारे सितंबर 2017 वाले केस से जुड़ा हुआ है? पता नहीं विष्णु, विक्टिम फूलचंद वर्मा का मर्डर हुए होने के 2 एंगल्स मिले थे, पर पता नहीं, अभी मैं सोच रहा हूँ कि वो मर्डर था या सुसाइड, या फिर अजीब सा सुसाइड। और तुम्हें लगता है कि हमारा जो केस है वो तुम्हें ऐसा सोचने पर मजबूर कर रहा है? शायद, पर साथ साथ मुझे ये भी लग रहा है कि शायद हमारा केस मर्डर केस ही है।
जैसा कि हमें उस वक्त लगा था। बेटी का हाथ हो सकता है, मुंबई वाली लक्ष्मी। सर उसकी माँ संध्या ने आपको बताया नहीं कि ये लक्ष्मी 11 से 13 सितंबर यहीं कानपुर में थी? क्या? इस बंदी की पूरी कुंडली मंगाई है मैंने मुंबई से। ये लक्ष्मी और उसके पति तेजस का पर्चा चिट्ठा ये है कि दोनों ने अपनी नौकरी छोड़कर इंटरनेट पे वो खोला है, वो बोलते हैं ना, वो पोर्टल खोला है, पोर्टल। कोई पैसा वैसा लगाया था क्या उन्होंने? कोई लोन वोन, कोई नुकसान? एक बंदा उनके साथ काम कर रहा था, वो बोला धंधा फुलटू मंदा है, घाटे में है दोनों। लक्ष्मी, कैश फ्लो माइनस में गया है। पोर्टल आगे बढ़ाना है तो हमें एक साथ एक बड़े अमाउंट की व्यवस्था करनी ही पड़ेगी। हाँ जानती हूँ, लेकिन पापा से मतलब तुम जो कह रहे हो वो इम्पॉसिबल है तेजस। तुम एक बार राजेश से बात करोगी? लक्ष्मी, लास्ट टाइम जब हम उनसे बात किए एज यूजुअल जिंदगी की मोह माया पर लेक्चर शुरू कर दिए। वो क्या हेल्प करेंगे? अरे बच्चे हैं हम उनके, कुछ तो फीलिंग होगी ना हमारे लिए। फीलिंग्स तो दूर की बात है, अगर उनमें रत्ती भर भी जिम्मेदारी होती ना तो वो ऐसे नहीं होते जैसे हैं या हो गए हैं। तुम ही ट्राई करो। सुकून तो मिला मुझे, झूठ नहीं बोलूंगा। कलेजे में ठंडक पड़ गई उसका मरा हुआ मुंह देख के। यही देखने तो गए थे वहां पे, उनके अंतिम दर्शन को थोड़ी गए थे। हमें लगा किस्मत ने हमारा बदला ले लिया है। पूरा नाम क्या है इस किस्मत का? नंबर 2, कितने की सुपारी दी थी? एक से ज्यादा लोग रहे होंगे। पूजा के बहाने गए थे ना फूलचंद के पास? बेटे की मौत का गम कम करने के लिए फूलचंद की बलि चढ़ा दी। अगर इस फूलचंद को मारने से मेरा बच्चा लौट आता तो मैं इसे मारता और अपने इन हाथों से मारता। 13 साल का बच्चा था मेरा, सिर्फ 13 साल का। बेटे का बदला, कलेजे की ठंडक, ये जायज कारण है किसी को मारने या मरवाने के लिए। खुद भी शामिल थे इसमें? साथीदारों का नाम बोलो कपिल। मैडम, किसी को मारने के लिए हिम्मत लगती है, ताकत लगती है, नफरत लगती है। और मेरे बच्चे की मौत के बाद मुझ में हिम्मत और ताकत नहीं बची है। हाँ, नफरत है, और वो इतनी है कि इसके मरने से खत्म नहीं हो सकती थी। थोड़ी देर के लिए सुकून मिल सकता था, सो मिला। मैडम, हम नहीं मारे इसे, हम कह रहे हैं आपसे, विश्वास कीजिए हमारा। क्या झूठ बोले हम? आपने इसी कुर्सी पर बैठकर मुझसे कहा था कि 10 साल से आप और आपके दोनों बच्चे फूलचंद जी के कांटेक्ट में नहीं थे। आपने बताया नहीं हमें कि 11 से 13 सितंबर तक लक्ष्मी यहीं थी, कानपुर में। हाँ थी तो, कौन सा झूठ बोले हम? पहले ये तो बताइए हम झूठ कौन सा बोले? आपने कहा था कि लक्ष्मी और राजेश कभी अपने पिताजी से मिलते ही नहीं थे। हाँ नहीं मिलते थे, तो क्या कानपुर में खाली उनके पिताजी रहते थे क्या? अरे हम भी तो रहते हैं, वो दोनों आते हैं हमसे मिलने। 11 और 13 सितंबर के बीच लक्ष्मी आई थी हमसे मिलने। तो फिर ये बात आपने हमें बताई क्यों नहीं? चुप रहना, छुपाना, झूठ बोलना ही होता संध्या जी। छुपाना और चुप रहना होता होगा झूठ, पर क्या छुपाना? बेटी अपनी माँ से मिलने आई थी, क्या ये बताने वाली बात है? मुझे तो ख्याल भी नहीं आया इस बात का। फूलचंद जी हमारी दुनिया से पूरी तरह से गायब हो चुके थे, ये समझना इतना मुश्किल है आपके लिए? अरे तलाक हो गया था हमारा। तलाक पति पत्नी के बीच में होता है, माँ बाप और बच्चों के बीच में नहीं। क्या ये बात सच नहीं है कि लक्ष्मी और राजेश ने अपने पिताजी से कोठी बेचने की बात की थी? की होगी, पर मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। और अगर की भी होगी तो इसका ये मतलब नहीं है कि उन्होंने अपने पिताजी का कत्ल कर दिया। जो पूछना है आप हमसे अभी पूछिए फोन पर, या आप बेंगलुरु आइए, हम वहां आ ही नहीं सकते मैडम। लक्ष्मी आ रही है मुंबई से यहाँ। कूल, उससे पूछिए, हमसे पूछिए, सेम थिंग। बड़े बेटे हो, फादर को आग देने तक नहीं आए। हेलो प्लीज, मेरी पर्सनल लाइफ है। इतनी नफरत अपने फादर से? पर्सनल लाइफ मैम। और अगर आपको और कोई काम वाम नहीं है और मुझ पे कोई शक वक कर रही हैं तो प्लीज ये गोल गोल बातें करना बंद कीजिए। यहाँ आइए बेंगलुरु सबूतों के साथ और डाल दीजिए हमको जेल में, लेकिन प्लीज तब तक हमें डिस्टर्ब ना करें। आप लोगों को और कोई नहीं मिला तो हमको फंसाने चले, सिर्फ इसीलिए कि 11 से 13 हम यहाँ कानपुर में थे। तुमने जॉब छोड़ा, तुम्हारे हस्बैंड ने जॉब छोड़ा, ऑनलाइन स्टार्टअप पोर्टल फेल हो गया, तुम लोग फंडिंग के लिए तुम्हारे फादर की कोठी बेचना चाहते थे। तो उनका मर्डर करके कोठी कैसे बिकती बताइए? तुम हमें बताओ लक्ष्मी, तुमने हमें क्यों नहीं बताया कि 11 तारीख से लेकर 13 तारीख तक तुम कानपुर में थी और अपने फादर से मिली भी थी? हम सिर्फ अपनी माँ के साथ थे
और इस बीच ना ही हम अपने फादर से मिले, ना ही उनसे बात की। वो दोनों आदमी कौन थे जो तुम्हारे फादर को मारने आए थे? हमें कैसे मालूम होगा? और फॉर यू काइंड इन्फॉर्मेशन ऑफिसर, फंडिंग की क्रंच है हमारी और वो हम लोन से पूरा कर रहे हैं, बैंक लोन जो अप्रूव भी है। तुम्हारे भाई के दिल में काफी नफरत भरी लगती है तुम्हारे फादर के खिलाफ। ऐसा कुछ नहीं है, रंजिश थी, गुस्सा भी था, लेकिन बचपन की सारी यादें इतनी बद्दी नहीं है मैडम। इस शहर में गुजरा था हमारा बचपन, माँ यहाँ रहती है इसलिए आते जाते हैं। और लास्ट टाइम सुन लीजिए, हम अपने फादर से नहीं मिले और ना ही हमने उन्हें मरवाया। क्या कुछ भी नहीं मिला? नो सर, राजेश और लक्ष्मी दोनों के फोन रिकॉर्ड्स बिल्कुल साफ हैं। अच्छा, उसके अलावा वो लोग कोई और नंबर्स यूज करते हो तो बात अलग है। एज ऑफ नाउ सब कुछ क्लियर है, जैसा कि सर ने कहा, कोई फुटप्रिंट्स नहीं मिले हैं। फूलचंद के घर के बाहर आसपास कहीं कोई सीसीटीवी? शायद वो दोनों बाबा कैप्चर हुए हों। गेरुए रंग का कपड़ा डाल रखा था, ऐसा बताया था मंजू ने। फूलचंद वर्मा के घर के आसपास के सीसीटीवी चेक किए और उनमें कोई भी दो बाबा लोग नहीं दिखाई दे रहे। और अजीब बात तो यह सर कि इस मंजू के अलावा उन दो बाबाओं को किसी ने भी नहीं देखा। तो क्या मंजू झूठ बोल रही है? कड़ी से कड़ी ग्रिलिंग हुई मंजू की। वही सवालों को घुमा घुमा कर उसके जवाबों को कंपेयर किया गया। क्राइम सीन को अनगिनत बार डिस्क्राइब करने को कहा गया। हमें लग रहा था कि शायद मंजू भी इस मर्डर की साजिश का हिस्सा हो सकती है। शक की सुई फूलचंद के दोनों चेलों पर भी थी, नितिन और मनीष। शायद किसी ने उन्हें मोहरा बनाया हो। शायद घर से निकले दो बाबा दरअसल नितिन और मनीष ही थे। क्या वाकई में ये सुसाइड ही था? क्या फूलचंद ने खुदकुशी की थी? सर, फूलचंद की डायरी स्कैन की, इसमें केवल तंत्र मंत्र के पार्ट हैं जो शायद वो सालों से सीख रहा होगा। सब पूरी तरह से तो नहीं समझी, लेकिन इस डायरी के हर एक पार्ट में अलग अलग किस्म के पावर्स, उन पावर्स को हासिल करने के मंत्र और तरीके हैं। अलग अलग किस्म के पावर्स? जी सर, खुद की और दूसरों की लाइफ को देखने का पावर और इच्छाओं पर पावर, दुनिया से चले जाने का पावर, मौत को देखने का पावर, इसका भी जिक्र है सर। तो हाइपोथेटिकली स्पीकिंग फूलचंद ने अपनी मौत देखी, डेथ बाय सुसाइड। लेकिन सब फूलचंद के हाथों पे निशान थे, किसी ने उसे पकड़ के रखा था। तो किसी ने असिस्ट किया फूलचंद को? सर, शायद मंजू को इसके बारे में कुछ पता, असिस्टेड सुसाइड के बारे में, क्योंकि मंजू के अकॉर्डिंग उसने घर से दो लोगों को निकलते हुए देखा था। आत्महत्या का प्लान, वो भी मिलकर? साहब, आप लोग ये कैसी कैसी बातें कर रहे हैं साहब, हमारी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। 10 महीने हो गए हैं फूलचंद को गए हुए, लगभग 1 साल। अब और झूठ नहीं चलेगा मंजू। क्या तुमने वाकई उन दोनों बाबाओं को उस घर से जाते हुए देखा था, या हमें गुमराह कर रही थी किसी के कहने पर? कहीं वो दोनों मनीष और नितिन तो नहीं थे? मैडम, कसम खा के कहते हैं मैडम, जब चाय पीकर हम वापस आए तो हमने देखा कि घर के पास से 2 बाबा लोग गुजर रहे थे। अब वो लोग घर के अंदर से आए थे या नहीं ये नहीं जानते हम, बस घर का दरवाजा खुला हुआ था। अब इससे ज्यादा हमको कुछ नहीं पता है साहब, और हमने कोई गुनाह नहीं किया है साहब। 10 महीने पहले ये डायरी हड़बड़ाहट में हमने ध्यान से नहीं पढ़ी थी, कुछ पन्ने हमसे छूट गए थे, और इन्हीं पन्नों में से किसी एक पन्ने पर तुम दोनों का गुनाह छुपा हुआ है। क्या सर? तुम्हारे गुरुजी ने साफ साफ लिखा है इसमें कि वो सुसाइड कैसे करेंगे, और तुम दोनों फिर कर वापस कत्ल और सुसाइड के बीच की अंधी गली में खो से गए थे। नया सुसाइड वाला एंगल भी ज्यादा दूर तक नहीं जा पाया था। पर अब यह केस लगभग 10 महीने बाद फिर एक बार रोशनी में आया, और इस बार सुलझने के आसार नजर आने लगे। केस में ब्रेक थ्रू फूलचंद के बड़े भाई रघुवीर वर्मा की तरफ से आया। क्या आपकी बुआ के लड़के? जी, जितेंद्र और पुरुषोत्तम राठी। रघुवीर जी, 10 महीने बाद आप एकदम से ये 2 नाम लेकर चले आए? हमारी बुआ जी सालों पहले परलोक से तार गई थी। फूलचंद उनके और फूफा जी केदारनाथ राठी से करीब था। 2 साल पहले फूफा जी भी चल बसे। उनके जाने के बाद इन दोनों भाइयों से हमारा कोई
खास मेल मिलाप नहीं रहा, बस रिश्तेदारी है तो दोनों आ गए थे फूलचंद के अंतिम संस्कार में। पर ये दोनों फूलचंद जी को क्यों मारते हैं? जितेंद्र और पुरुषोत्तम के पिताजी हमारे फूफा जी केदारनाथ राठी जी 2 साल पहले गुजर गए थे। जितेंद्र और पुरुषोत्तम की एक बहन है श्रेया, उसका पति सुरेश फूफा जी की मौत के कुछ महीनों बाद वो भी चल बसा। तो जैसे वो आए थे फूलचंद के लिए, हम भी गए सुरेश की बरसी में अभी 2 महीने पहले। लेकिन मारा क्यों? आप उन दोनों के नाम क्यों ले रहे हैं? क्योंकि उन्होंने कुछ कहा हमसे जो हमको खटका। ओम श्री शांताकारं भुजगशैलं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानिगमनं वन्दे विष्णुपदं। आप जाके पिताजी और जीजाजी की आत्मा को शांति मिलेगी, ठंडक मिलेगी। क्या कहने झेलाम, अब सुकून मिला। 2 महीने से सोच रहे हैं जितेंद्र ने ऐसा क्यों बोला। और ये चैन और सुकून वगैरह फूलचंद की मौत को लेकर था? हमने कहा ना आपसे, फूलचंद बुआ जी और फूफा जी से करीब था, पर पता नहीं क्यों वो दोनों जितेंद्र और पुरुषोत्तम फूलचंद से नाराज थे। उन दोनों के बीच कुछ हुआ था, फिर अचानक उस दिन उनके मुंह से वो बात सुनी, बस अटक गई दिमाग में। अब जाकर पिताजी और जीजाजी की आत्मा को शांति मिलेगी। और आपको जरा भी भनक नहीं कि इन दोनों भाइयों की फूलचंद से क्या रंजिश थी? नहीं पता साहब, बस अंदर से लग रहा है कि उन दोनों ने कुछ किया हो सकता है। हम इन राठी भाइयों को बिना सबूत के उठाना नहीं चाहते थे। दोनों के फोन रिकॉर्ड्स में फूलचंद वर्मा के साथ किसी प्रकार का कांटेक्ट सामने नहीं आया। न मौत की सुबह कोई फोन कॉल्स हुए थे और न ही पहले, जो किसी साजिश का अंदेशा दे सकते। फूलचंद वर्मा की कोठी के आसपास की जो सीसीटीवी फुटेज हमने 10 महीने पहले निकलवाई थी, 2 बाबा की तलाश के लिए उसे फिर से देखा गया, इस बार जितेंद्र और पुरुषोत्तम राठी की तलाश में। ये दोनों थे? साहब, हम आपको कितनी बार कह चुके हैं, हमने उन्हें पीछे से देखा था, चेहरा नहीं देखा था साहब। सफेद कपड़ा पहने हुए थे और गेरुआ कपड़ा कंधे पे रखा हुआ था, बाबा लग रहे थे साहब। सर, कुछ मिला है? ये देखिए सर। जितेंद्र और पुरुषोत्तम फूलचंद की कॉलोनी के पास थे उस दिन 13 सितंबर 8:25। और ये दोनों फुटेज में इसलिए मिले क्योंकि पहले हम सिर्फ 2 बाबाओं को ढूंढ रहे थे, इन दोनों को नहीं, क्योंकि उस वक्त हमें इन दोनों के बारे में पता ही नहीं था। ऊपर से ना तो इन लोगों ने सफेद कपड़े पहने हुए, ना ही गेरुआ कपड़ा लपेटा हुआ। तो सब मंजू ने हमें झूठ क्यों बोला था कि उसने 2 लोगों को देखा था बाबाओं के भेष में? कहीं मंजू मिली भी तो नहीं है जो अभी तक हमसे झूठ बोलती आई है? देख मंजू, यहाँ पे केस जितना लंबा चलता है ना, कुटाई भी उतनी ही ज्यादा होती है झूठ बोलने के लिए। मैडम, हम झूठ नहीं बोल रहे मैडम, हमने उन्हें पीछे से ही देखा था, बाबा के भेष में थे दोनों। ये थे वो दोनों। इन्होंने तो कोई बाबा वाले कपड़े नहीं पहने। कितने पैसे दिए इन दोनों ने तुझे झूठ बोलने के लिए? मैडम, अगर ऐसी बेईमानी से पैसे कमाने होते ना, तो इसे दूसरों के घर में काम करके अपना पीठ नहीं तुड़वाते। कैसी पूछताछ? हमने किया क्या? ये माजरा क्या है? पहचाना कब की है और कहाँ की है? तो कहना क्या चाहते हैं? हम नहीं, ये सबूत कह रहे हैं कि तुम दोनों 13 सितंबर 2017 सुबह 8:25 पर तुम्हारे ममेरे भाई फूलचंद वर्मा के घर के आसपास थे। तो क्या? तो ये कि उसी दिन सुबह 8 बजे के आसपास फूलचंद वर्मा की मौत हुई थी उसी के घर में। वही फूलचंद वर्मा जिसके साथ तुम दोनों की दुश्मनी थी। क्यों मारा? कत्ल के बाद तुम दोनों सफेद कपड़े और गेरुआ लपेटे वहां से निकले और बीच में ही कई कपड़े बदले। उसका सीसीटीवी फुटेज निकलवाया हमने। अब तुमसे भी सच निकलवाएंगे। कुटाई जिंदगी भर की गारंटी के साथ आएगी, कभी ठीक से चल नहीं पाओगे। हार मानते हैं फूलचंद भैया, मदद करो, दया करो हमें। बचा लो हमको फूलचंद भैया, हाथ जोड़ते हैं आपके। फूलचंद भैया सब कुछ छोड़ छाड़ कर तांत्रिक बने,
वैसे भी हमारा कुछ लेना देना रहा नहीं। लेकिन फूलचंद भैया ने पिताजी का माथा घुमा दिया था, पूरी तरह सर वश में कर लिया था। दिन रात पगलाने रहते। जितेंद्र, पुरुषोत्तम, ये पागलपन नहीं, ये विद्या है। अरे विद्या विद्या नहीं चलेगी इस घर में, ये जादू टोना ये सब कुछ नहीं चलेगा, समझा? चलिए। जितेंद्र, तुम्हें क्या लग रहा है हम फूफा जी का वशीकरण कर रहे हैं? इस घर में बुरी शक्तियों को बुलवा रहे हैं। अच्छी शक्तियां भी नहीं चाहिए हमको, हम जैसे बहुत खुश हैं बस। आप पिताजी के दिमाग में कुछ ना कुछ डब भर देते हो और वो पगला जाते हैं। ये सब मत कीजिए फूलचंद भैया, मत कीजिए सब। आज के बाद इस घर के दरवाजा हमेशा के लिए बंद है आपके लिए। चलिए चलिए, निकलिए, जाइए। चलिए। बहुत गुस्सा दिखा रहे हो। दिख रहा है ना, दिख रहा है ना, तो समझ काहे नहीं रहे हैं? पुरुषोत्तम, गुस्सा ना शैतान का अरे हथियार। बस, ये परपंच नहीं चाहिए हमें। अरे इन परपंचों ने पूरे घर के सुकून को खत्म कर डाला, बर्बाद कर डाला। चलिए। जितेंद्र, बर्बादी तो तुम्हारा अहंकार लाएगा, और वो दिन दूर नहीं है। हमको दिख रहा है सब कुछ। तुम स्वयं इस घर की शांति को भंग करोगे। हमारे घर में खड़े होकर हमारी बर्बादी चाह रहे हो? हैं? दफा हो जाओ, दफा हो जाओ, वरना तुम्हें भंग कर देंगे हम। चलो। अब जो भंग हुआ है, बहुत कुछ भंग किया है तुमने। अपने भाग्य को, अपनी खुशियों को भंग किया है तुमने। हमको धकेला ना यहां से। अब देखना तुम हमारे पास ही आओगे, तुम दोनों हमारे पास ही आओगे। शराब दिया हमें और हमें बर्बाद करने की सारी कोशिशें की। हमें उससे कुछ नहीं चाहिए था, बस वो आया हमारी जिंदगी में, वो धम मचा के चला गया। कुछ ही हफ्तों में पिताजी चल बसे, एकदम से। कोई बीमारी नहीं थी, कुछ नहीं हुआ था। उसके 2 महीने बाद हमारी बहन श्रेया भी विधवा हो गई। सुरेश जीजा जी भी गए, एकदम से। कोई बीमारी नहीं थी। 2 महीने में 2 मौतें हुई परिवार में। और फिर शुरू हुआ हमारे धंधे पे घाटा, घाटे पे घाटा, एकदम से। बुरे से बुरे दिन देखने पड़े हमें। भैया, फूलचंद का श्राप याद है तुम्हें? अपने भाग्य को, अपनी खुशियों को भंग किया तुमने। जादू टोना कर डाला था हमारे घर पे। जिस चीज में खुद विश्वास नहीं रखते थे, इस तरह से बदला लिया जितेंद्र। शुरुआत उसने की। वो जादू टोना था या क्या था हमें नहीं पता, लेकिन हमारी बर्बादी हुई, काफी हुई। चंद को मार के अच्छे दिन लौट आए हैं तुम्हारे। हमारा मकसद अच्छे दिन वापस लाना नहीं था सर। हम कभी अच्छे दिन बुरे दिन के हिसाब से नहीं चलते थे। बस उसका हमारे घर आना और ये सब चीजें करना कोई जरूरी नहीं था। हम तो नहीं गए थे उसके घर कि हमारे लिए अच्छे दिन ले आओ। उसने खुद हमारे बाबूजी का दिमाग खराब कर दिया था, जबकि बाबूजी की लाइफ फर्स्ट क्लास चल रही थी और उस फूलचंद की डामाडोल। खुद की जिंदगी में तंत्र मंत्र करना चाहते थे तो करते, हमारे घर में क्यों? कानून का एक ही मंत्र है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। हमने इस मंच से 1000 बार कहा है। कई और लोग भी दूसरे मंचों से यही बात कहते आए हैं कि जिंदगी में ऐसा कोई भी चमत्कार या जादू नहीं होता जिसे